Good morning, beta. Hope you all will be okay. And today we are going to discuss about the image formation in convex spherical mirror. आज हम convex spherical mirror में image कैसे फॉर्म होगी, कैसी बनेगी, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव स्फेरिकल मिरर. तो उसमें तो आपने डिस्कस कर लिया था. देयर वाज 6 केसेस. काफ़ी दूर था, मीन्स एट इन्फिनिटी था, फोकस पे इमेज बन रही थी. जैसे जैसे आपने डिस्टेंस को कम करना शुरू किया, इमेज का डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था. और लास्ट में जब आपने फोकस पर रखा तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही थी. उसके बाद भी जब आपने डिस्टेंस को कम किया, यानी कि पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखा था, तो जो इमेज थी वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट थी. और बाकी के 5 केसेस में जो इमेज बन रही थी वो कैसे थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी. तो वहाँ से ये कंक्लूजन आपका अच्छे से निकलता है कि कनकेव मिरर है वो रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बना सकता है. प्लेन मिरर, उससे लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. उससे हमने कंक्लूजन निकाला था कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, सेम साइज की बनाएगा. कनकेव मिरर है वो रियल और वर्चुअल दोनों बना सकता है. साइज भी उसका वर्चुअल होती है तब ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, और रियल होती है तब डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है. इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के इक्वल भी हो सकता है, जो कि आपने एट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था. ठीक है, तो आज हम उससे आगे स्टडी करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर के बारे में. तो देखिए बेटा, कन्वेक्स मिरर कौन सा था, वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर था. ठीक है, तो ये आपका स्फीयर है, इसमें से आपने मान लो यही टुकड़ा लिया है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये इधर वाला रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, और ये सरफेस है वो आपका कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए. लाइट है वो किस हिस्से से टकराएगी, इससे. और कन्वेंशनली हमें वैसे भी हैबिट है, हम लाइट क्या ले लेते हैं, लेफ्ट टू राइट. तो हम इस मिरर को, जो कि ऐसे है, उसे हम ऐसे रख लेंगे, तो हमारा कन्वेक्स मिरर ऐसे बन जाएगा. ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, हमने स्फेरिकल मिरर को लिया, ये इसका रफ सरफेस है और इस तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोल. पीछे के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद लास्ट टू लास्ट जो लेक्चर था हमारा. उसके बाद इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपके पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की रेडियस. इन दोनों के मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस. कनकेव मिरर के थे, सेम रूल इसके लिए भी होंगे. ठीक है, तो आप पिछले लेक्चर में कनकेव मिरर वाले रूल, बेसिक रूल्स और टर्म्स के नाम से आपको एक वीडियो मिलेगी, बेसिक रूल एंड टर्म्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर. तो उसमें इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है. अब ये आपका क्या है, आपका प्रिंसिपल फोकस है. पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से उसे डिनोट करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके रूल्स. टर्म्स तो आपने देख ली, कौन सी थी, आपका पोल, इनका जो मिड पॉइंट है उसे पोल कहेंगे. उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे. उनको मिलाने वाली जो ये लाइन है, जो पूरी इनको क्रॉस करके आगे तक जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. ठीक है, पी और सी के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे. इनके मिड पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, और प्रिंसिपल फोकस और पोल के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहेंगे. ठीक है, तो अब हमारे रूल्स हैं. रूल आपका फर्स्ट क्या था, कनकेव मिरर में भी वही है, इसमें भी वही है, बट डिफरेंस क्या है, कनकेव मिरर में जो सेंटर और फोकस था, मान लीजिए ये सेंटर है, ये इनका मिड पॉइंट फोकस है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर थे, और इसमें बिहाइंड द मिरर होंगे. ठीक है, तो क्या था, व्हेन एन इंसिडेंट रे coming from infinity, or we can say that incident ray is parallel to the principal axis. After reflection, आपके कनकेव मिरर में था, it goes from the focus, ये आपके फोकस से पास होगी. लेकिन यहाँ जो फोकस है वो
रिफ्लेक्शन में आपकी लाइट स्ट्राइक करके बाउंस बैक करती है, वापस उधर ही मुड़ जाएगी, दूसरी तरफ नहीं जा सकती। इसका मतलब फोकस से नहीं जाएगी, बट इट सीम्स टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस। आपको फील होगा कि वो फोकस से पास हो रही है। तो वो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, यहाँ स्ट्राइक करेगी और ऐसे बेंड हो जाएगी, और इधर से ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि वो कहाँ से आई है? फोकस से आई है। ठीक है, तो इसीलिए इसके फोकस को, क्योंकि एक्चुअली लाइट फोकस में से पास नहीं हो पाएगी, बिहाइंड द मिरर है ना, तो इसलिए कन्वेक्स मिरर के फोकस को हम कैसा फोकस कह सकते हैं? वर्चुअल फोकस। और आपने इसमें देखा था, सामने से रे आ रही थी और रियली आपके फोकस में से पास हो रही थी, तो कनकेव मिरर का जो फोकस था उसको हम क्या कह रहे थे? रियल फोकस। तो ये तो पता चल गया होगा आपका वर्चुअल फोकस किसका है और रियल फोकस किसका है। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड रूल पढ़ा था। सेकंड रूल क्या था? देखिए, सेकंड रूल इसका रिवर्स था। व्हेन द कमिंग रे, सेकंड, व्हेन द कमिंग रे seems to passing through focus, ये आप मान लीजिए ये आपका C है, या मान लीजिए आपका F है, फोकस है। ठीक है, तो अगर आने वाली रे ऐसी लग रही है कि वो फोकस से होकर आ रही है, मीन्स ऐसे आए, आने वाली रे ऐसे आए, तो देखने वाले को ये लगेगा कि ये कहाँ जा रही है? फोकस में जा रही है, लेकिन उधर जा नहीं पाएगी, रिफ्लेक्शन होगा। तो इसका रिवर्स है। इसमें क्या थी? इनकमिंग रे पैरेलल टू द एक्सिस थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस है। तो इसमें इनकमिंग रे सीम्स टू पासिंग फ्रॉम फोकस, फील हो रहा है कि फोकस से पास होगी, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, कनकेव में भी ऐसा ही केस था आपका। ठीक है, तो फील होगा कि ये फोकस से पास होने वाली है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका था थर्ड रूल। यहाँ देखिए, हम यहाँ बनाते हैं, ये आप मान लीजिए आपका कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये मान लिया सेंटर है, इसे फोकस, ये रफ सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग है, इधर से आपकी रे आएगी। तो नेक्स्ट आपकी सिचुएशन क्या थी? इफ द कमिंग रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर, अगर आने वाली रे सेंटर से पास हो रही है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो इसमें द कमिंग रे सीम्स दैट इट इज पासिंग फ्रॉम सेंटर, आपको सिर्फ फील हो कि सेंटर से आने वाली है, तो आप ये मान सकते हैं कि आने वाली रे क्या होगी? आने वाली रे ऐसी होगी। ठीक है, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि ये रे कहाँ जाने वाली है? सेंटर की तरफ जाने वाली है। तो क्या करेगी? स्ट्राइक करने के बाद आगे तो बढ़ नहीं सकती है, तो बैक बाउंस हो जाएगी और अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी, बिल्कुल और किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ आपका क्या था? देखिए, पोल पर जब स्ट्राइक करे तो इसमें भी ये सेम आ जाएगा आपका, ये आपका पोल होगा, ये आपका अगर सेंटर है तो इनके मिड पॉइंट को हम फोकस करेंगे। इफ द इनकमिंग रे इज स्ट्राइक ऑन द पोल, देन पोल पर स्ट्राइक करेगी, देन इट बेंड in the opposite direction, या if it is coming from upward from the principal axis, it will bend downward to the principal axis, making an equal angle with the principal axis, and it will obey laws of reflection जो आपने पढ़े थे, angle of incidence should be equal to angle of reflection। तो यहाँ देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्चुअली नॉर्मल का काम करती है आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो ये आ जाएगा आपका इंसिडेंस एंगल, इतना ही एंगल बनाएगी और दूसरी रे यहाँ आ जाएगी, उसे आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ खास पॉइंट हैं जिनको अगर हम याद रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ द इनकमिंग रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बेंड दैट इट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसी लगेगी जैसे फोकस से आई है। ठीक है, इफ द इंसिडेंट रे सीम्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, टू सीम्स टू पासिंग फ्रॉम फोकस, आपको लग रहा है कि फोकस से पास हो रही है, देन इट विल बेंड एंड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, थर्ड फिर क्या है? इफ द इंसिडेंट रे सीम्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम सेंटर, इट इज पासिंग
from the center of curvature, then it bends on its own path and it retrace its path, अपने पास को retrace करेगी। और लास्ट वन क्या है, if the incident ray strikes on the pole making an angle with principal axis, then the reflected ray bend in opposite direction, अगर अपवर्ड से आ रही है तो डाउनवर्ड में बेंड हो जाएगी, और अगर ये डाउनवर्ड से आ रही होती ना ऐसे, तो ये बेंड होकर अपवर्ड चली जाती, तो अपोजिट उसमें चली जाती, डाउनवर्ड से अपवर्ड, अपवर्ड से डाउनवर्ड, मेकिंग एन इक्वल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। जितना ये बनाएगी उतना ही ये बनाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर देखते हैं। तो सबसे पहला केस हम ले लेते हैं एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। ये हमारा है कन्वेक्स मिरर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये आपका पोल होगा, और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि कर्व है वो इस तरफ पूरा होने वाला है, और इनका मिड पॉइंट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर आपकी रे इन्फिनिटी से आ रही है, हमें कोई भी दो रे कंसीडर करनी पड़ेगी, वो पैरेलल टू क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था फर्स्ट रूल आपका, इफ द कमिंग रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सीम्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा। तो ये ऐसे बेंड होंगी कि देखने वाले को क्या लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है, तो इस तरफ चली जाएगी। आप डॉटेड मिला सकते हो इसको डॉटेड करके, ऐसे ही सेम ये भी ऐसे पास होगी कि देखने वाले को क्या लगे कि ये क्या हो रही है, फोकस से पास होकर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि वो कहाँ मिल रही है, एट द फोकस। तो जो इमेज बनेगी फर्स्ट, वो कहाँ बनेगी, फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, पोजीशन लिखेंगे, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी, ठीक है, एट प्रिंसिपल फोकस। अब सेकंड देखिए, यहाँ लिखते हैं सेकंड पॉइंट, साइज के बारे में। अब साइज क्या होगा, तो देखो इंटरसेक्ट करके बहुत छोटे से पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे हाईली डिमिनिश, बहुत ज्यादा छोटा साइज होगा, क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। थर्ड फिर हमने लिखा था नेचर के बारे में कि नेचर कैसा होगा। तो अब बताइए, क्या रिफ्लेक्शन के बाद जो आपकी लाइट रेज है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, एक्चुअली मिल रही है किसी जगह पर, नहीं, सिर्फ फील हो रहा है कि वो फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो ऐसे इमेज को हम कैसे बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। और वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो जो इमेज बनेगी वो एट द प्रिंसिपल फोकस बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। एक चीज और हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं बेटा, जो रेज यहाँ इंसिडेंट हो रही थी वो टकराने के बाद फैल गई। आपने कनकेव मिरर में देखा था ना, ये कनकेव मिरर का केस था, ये आप देखिए, ये आपका सेंटर, ये आपका फोकस, आने वाली रेज ये पैरेलल थी, और ये आने के बाद फोकस से निकल रही थी, गुजर रही थी, तो फोकस पर मिल रही थी ना। तो इसने तो क्या किया था, आने वाली रेज को एक जगह इकट्ठा किया था, तो हमने इसको नाम दिया था कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम दिया था, कन्वर्जिंग मिरर। मीन्स हम कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही जो कन्वेक्स मिरर है उसमें जो आपकी रेज आ रही है उनको इसने क्या दिया, बिखरा दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में जब आएगा तो इनको कनकेव या कन्वेक्स के नाम से जानने के बजाय वो आपको कहेंगे कि वी हैव अ कन्वर्जिंग मिरर, वी हैव अ डाइवर्जिंग मिरर। तो आपको अगर कन्वर्जिंग है तो कौन सा कंसीडर करना है, कनकेव, और डाइवर्जिंग है तो आप किसको कंसीडर करेंगे, कन्वेक्स को। और क्यों करेंगे वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेज या मीन्स कोई भी रेज आ रही हो, आपका कन्वेक्स होगा वो डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा, और कनकेव होगा वो एक जगह इकट्ठा कर देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जब हम डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे थे, अब हम डिस्टेंस को कुछ कम करेंगे, मिरर के सामने ले आते हैं पास।
तो देखिए क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। आप एट इंफिनिटी को वेरी फार कह सकते हैं और अब कह सकते हैं क्लोज टू द मिरर, मिरर के आसपास। अब इस केस में आपके जैसे कनकेव मिरर में केसेस थे ना कि बियॉन्ड सी है, एट द सी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, या बिटवीन सी एंड एफ है, एट एफ है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन थी। वो पॉसिबिलिटीज आपके कन्वेक्स मिरर में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हैं? देखिए ये कन्वेक्स मिरर होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इनका, यहाँ सेंटर होगा और जो मिड पॉइंट है वो फोकस है। तो इस केस में जो आपका फोकस है, सेंटर है, वो सभी बिहाइंड द मिरर है। अगर बिहाइंड द मिरर हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखें, यहाँ रखें तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ क्या है आपका रफ सरफेस है। सामने रखेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम सी पर रखेंगे, एफ पर रखेंगे, या सी एफ के बीच रखेंगे, जो भी है। तो फर्स्ट केस हमने पढ़ा वेरी फार, जिसको आप इन्फिनिटी कह रहे हैं। सेकेंड केस हम कुछ क्लोज ले आते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ए बी। इमेज फॉर्मेशन के लिए वी हैव टू कंसीडर टू रेज जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करें तो इमेज बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट रे हम सिंपल क्या लेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बैंड होगी और ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो बैंड होने के बाद देखिए फोकस से आ रही है तो हमें कैसे बनानी पड़ेगी, हम ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट रे आपकी यहाँ से स्ट्राइक करके ऐसे चली जाएगी, तो देखने वाले को लगेगा वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। सेकेंड रे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो ऐसी लगी जो फोकस से आ रही है, ऐसे ले सकते हैं जो पी पर टकराए। मान लिया हमने पी पर टकराया, इतना एंगल बनाया, तो सेम एंगल बनाती हुई आपकी रे है वो डाउनवर्ड भी आ जाएगी। देखिए सेम एंगल बनाती हुई डाउनवर्ड आएगी, तो ये आपका एंगल आई था और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, आर। अब ये दोनों रेज एक यहाँ चली गई और एक इधर आ गई है, तो क्या आगे बढ़कर ये कहीं इंटरसेक्ट कर पाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन? नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑब्जर्वर जो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा होगा उसे लगेगा कि ये पीछे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसका पाथ है और ये इसका पाथ है, तो जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी, और उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। तो ये ए भी था, ये आ जाएगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो इसकी इमेज के बारे में पढ़ें। इसकी इमेज कैसी बनी, जब आपने क्लोज किया कुछ तो इमेज है वो आपकी बनी है वर्चुअल, वर्चुअल बनी है। वर्चुअल है तो उसके साथ साथ वो क्या है, इरेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है तो आप स्मॉल साइज कह सकते हैं। हाईली डिमिनिश तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट इतना है और वो बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट केस में तो बहुत छोटी थी तो हाईली डिमिनिश कह सकते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में छोटी है तो आप स्मॉल इन साइज कह सकते हैं। और नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है। पोजीशन आप बताएंगे, क्या बताएंगे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, और साथ साथ क्या है, बिहाइंड द मिरर के साथ साथ बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच बनेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या हम थोड़ा सा और क्लोज करके देखें क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा और क्लोज करते हैं इसको, क्या होने वाला है। ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, आपका पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है काफी, ये एरिया हमने, ठीक है। फर्स्ट रे हम लेंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बेंड दैट इट सीम्स इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये पाथ होगा, हम पाथ ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमें, बिल्कुल। तो आपकी रे इधर चली जाएगी, ठीक है। देखने वाले को लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से। सेकंड, ऐसी रे जो पोल पर टकरा रही है, अब पोल पर जो स्ट्राइक करेगी वो कोई एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा वो उतना ही एंगल बनाएगा जितना इसने बनाया है, तो आपकी रे ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये इधर से आई है और ये इधर से आई है, हम इसका पाथ बढ़ा लेंगे और यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब की बार भी आपने देखा ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज है, बिटवीन पी एंड एफ है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि वर्चुअल और इरेक्ट है, बिहाइंड द मिरर है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं
कि ऑब्जेक्ट चाहे फार हो या नियर हो, कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनेगी वो ऑलवेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, स्मॉल इन साइज होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, इरेक्ट होगी, और अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर बनेगी, और जितना हम क्लोज लेते आएंगे तो इमेज है वो फोकस से इधर शिफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है। और क्लोज हम करेंगे तो इमेज और यहाँ बन जाएगी, लेकिन P और F के बीच बनेगी इमेज, कभी भी F के बाद नहीं बनेगी। इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगी, और अगर कुछ कम डिस्टेंस पर है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करेंगे तो इमेज भी कम डिस्टेंस पे बनने लगी होगी और पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये है हमारा कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म हाईली डिमिनिश इमेज, छोटी इमेज बनाता है, साथ में वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, बिहाइंड द मिरर होती है। इसीलिए कन्वेक्स मिरर को व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है उसके रूप में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, रियर व्यू मिरर साइड में लगा होता है, लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर मोर क्लोजर देन दे अपीयर। इस मिरर में ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं जैसा कि आपको लग रहा है उसकी बजाय। क्यों? आप उसमें देखते हो कि छोटे से मिरर में काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर होता है, काफ़ी ज़्यादा जगह आपको दिखाई दे रही है। इनका जो एरिया ऑफ व्यू है वो काफ़ी वाइड होता है, ज़्यादा जगह में देखा जा सकता है। इसीलिए कन्वेक्स मिरर को और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रियर व्यू मिरर हो गया आपका, साथ साथ इसको शॉपिंग मॉल्स वगैरह में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है, या कई बार जो काफ़ी क्राउडी प्लेस होते हैं उधर टर्न होता है, कोई एकदम से मोड़ आ गया तो उसमें भी सामने इन मिरर को यूज कर दिया जाता है, ताकि इधर से या इधर से जो भी आ रहे हैं उनको मिरर में आने वालों की पिक्चर दिखाई दे जाए और वो अपने स्पीड को कंट्रोल कर सके, एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो इसी तरह से हम कन्वेक्स मिरर को कई जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी मिरर इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशन के बारे में, कि मिरर इक्वेशन क्या होती है, उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा, इसको अच्छे से ध्यान लगा के समझिएगा, तभी नेक्स्ट वीडियो आपको समझ आएगी। थैंक यू सो मच।